Hello friends, welcome to Bodhi Oracle and this is PYQ revision series of Indian Polity. आज हम चर्चा करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.25x और 1.5x की स्पीड पर लगा लें। और आप में से जो लोग इस वीडियो को सेकंड या थर्ड या हायर टाइम्स देख रहे हैं, वो इसको 2x की स्पीड पर लगा लें ताकि आप इस वीडियो को एफिशिएंटली यूज कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा डिस्कशन मेनली कॉन्सेंट्रेटेड होगा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 52 टू 62 डिफाइंड है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 71 डिफाइंड है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि यूनियन में आर्टिकल 74 एंड 75 में मेंशन्ड है, और स्टेट के रेफरेंस में 163 आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 में मेंशन्ड है। तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by Supreme Court of India, all acts done by him her in performance of duties of his office before the date of decision becomes invalid। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके सारे डिसीजंस इनवैलिड हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके द्वारा किए गए सारे डिसीजंस वैलिड रहते हैं। इलेक्शन फॉर द सेकंड स्टेटमेंट है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। तो क्या इस बेस पर इलेक्शन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पोस्टपोन कर सकते हैं कि कुछ असेंबलीज डिसॉल्व हैं या एमएलए इलेक्टेड नहीं है? कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड करता है कि जैसी वैकेंसी होती है विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस को कराना होता है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें नंबर ऑफ रिडक्शंस को अकाउंट में नहीं लेना है, चाहे एमएलए का हो या एमपी का हो। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit within which he she has to declare his her assent। तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है। इसका क्या सही जवाब है? आपने रिसेंटली देखा होगा कि इस बात को लेकर बहुत टसल चल रहा है। इनफैक्ट 8 अप्रैल को, यानी 8 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने एक टर्म इंट्रोड्यूस की। उस टर्म को बोला गया डीम्ड असेंट। यानी क्या हो रहा था, बहुत सारे गवर्नर्स बहुत समय से बिल्स को पेंडिंग पे रखते थे, कोई डिसीजन ही नहीं लेते थे, राइट। तो कुछ स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, केरला, ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने डीम्ड असेंट का एक कॉन्सेप्ट लाया कि, और उस पर टाइम लिमिट इंपोज की कि अगर 3 मंथ्स में गवर्नर डिसीजन नहीं लेता है तो उसको डीम्ड असेंट पास माना जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत जो प्रेसिडेंट को होती है, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा और उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि किसी भी प्रकार से कोई टाइम लिमिट का इंपोज करना गलत है, और किसी भी प्रकार से कोई टाइम लिमिट ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी मेंशन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात दोस्तों नोट करने की क्या है कि ओपिनियन डज नॉट ओवर रूल जजमेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो जजमेंट को ओवररूल नहीं करता। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर ओपिनियन, प्रेसिडेंशियल ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, अंडर विच आर्टिकल, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है। जी नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी तीनों स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर होगा नन, राइट। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि प्रेसिडेंशियल ओपिनियन किस आर्टिकल के तहत आता है जो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। नेक्स्ट इज, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आप पेपर देंगे, आपके पास एक प्रॉपर पेपर होगा, हमेशा क्वेश्चन के कीवर्ड को हाईलाइट करें। इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
आपको इस बात पे ध्यान देना है कि बाकी स्टेटमेंट भले ही ठीक हो, लेकिन वो रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। तो आइए चलते हैं, क्या है। द मेंबर्स नॉमिनेटेड to either house of the parliament or legislative assemblies of states are also eligible to be included in the electoral college। यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, चाहे वो संसद के हों या विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, वो भी वोट दे सकते हैं इलेक्शन में। क्या बात सही है? आइए देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और दूसरे आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड यूटी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो होगी वहां के लोग, यानी किसी भी प्रकार के कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इसमें वोट देने नहीं आते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राइट। क्लियर है जी? ओके। तो क्या ये बात सही है? नॉमिनेटेड आर ऑल्सो एलिजिबल? तो जी नहीं, ये बात गलत है, वो एलिजिबल नहीं होते। अगला देखते हैं, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन स्टेट। मतलब जितनी ज्यादा सीट्स होंगी उतनी ज्यादा एमएलए के वोट की वैल्यू होगी। तो ये समझने से पहले हम समझते हैं कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? एक इसका सिंपल फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं समझने के लिए। वैल्यू ऑफ एमएलए वोट इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड एमएलएज, राइट, इनटू 1/1000 डिवाइडेड बाई 1000। ये फॉर्मूला होता है एमएलए की वोट का। तो क्या इस फॉर्मूले से आपको लग रहा है जिसकी हाइयर सीट है उतना ही होगा? तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पॉपुलेशन भी हाई होना चाहिए, तब ज्यादा वोट होगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। मध्य प्रदेश के हर एमएलए की वैल्यू केरला के एमएलए से ज्यादा है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि केरला की पॉपुलेशन भी ज्यादा कम है और नंबर ऑफ एमएलए भी मध्य प्रदेश से कम है, राइट। ये एक जेनरिक सा स्टेटमेंट था, कॉमन सेंस के थ्रू हम इसको, अगर हमें सेकंड मालूम है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट में सब कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से ही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने रीजनिंग तो ठीक दी है, लेकिन ये पॉइंट गलत है। पुडुचेरी के एमएलए का वोट हायर नहीं है अरुणाचल प्रदेश से, राइट। तो सही आंसर क्या होगा? ओनली वन, और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हम क्या करें, क्या हमें हर स्टेट की पॉपुलेशन और हर स्टेट की एमएलए रटना होगा कितना है? तो रटने की जरूरत नहीं है। एक ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए कि किस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, किस स्टेट में कितने एमएलए हैं, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। एक ब्रॉड आइडिया केवल चाहिए, बाकी ऐसे फैक्ट्स का कोई अंत नहीं है। और यूपीएससी कवर्स एवरीथिंग अंडर द सन, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपना बेस्ट देने की जरूरत है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन इंपॉर्टेंट इज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं, बार बार आप देख रहे हैं टॉपिक बहुत रिपीट हो रहा है। 18 का भी क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो भैया सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमारा फॉर्मूला कहता है वेरी करेगा। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। यानी लोकसभा के एमपी की वोट राज्यसभा के एमपी से ज्यादा है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के एमपी, उनकी वोट कितनी होती है, वो उनका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यू ऑफ एमपी वोट इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ स्टेट्स वोट।
यानी जितने भी स्टेट्स हैं सबका कंबाइंड टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, राइट। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं हमारे, तो हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा में 5, 5, 43 और राज्यसभा में 233, राइट। तो इनको सम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, राइट। तो वोट आ जाएगी। तो क्या लोकसभा और राज्यसभा के एमपी की वोट की वैल्यू अलग अलग है? जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, उनकी सेम वैल्यू है। और वो वैल्यू फिलहाल के समय 708 है। 708 इज द वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, और ये 96 का क्वेश्चन है दोस्तों। हमने पुराने क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हैं क्योंकि यूपीएससी रिपीट्स थीम्स नॉट क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। Which one of the following is part of electoral college for the election to the president of India but does not, जहां आपको नॉट दिख जाए क्वेश्चन में, समझिए इसको पहले पकड़ना है और हाईलाइट करना है। नॉट, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फोरम फॉर हिज इंपीचमेंट। इनमें से कौन ऐसे हैं जो चुनने में तो मदद करते हैं लेकिन इंपीचमेंट में नहीं करते? तो आइए रिवाइज करते हैं, चुनने में मदद कौन कौन करते हैं। तो लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, ध्यान दीजिएगा इलेक्टेड एमपी ओनली, इलेक्टेड एमपी ओनली पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्टेड एमएलए ये पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलसी, एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं पार्टिसिपेट करते। तो डज नॉट पूछा यहां पे, तो लोकसभा। अब इंपीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो इंपीचमेंट में ओनली एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली एमपीज, राइट। तो लोकसभा वाले करेंगे, राज्यसभा वाले करेंगे। क्वेश्चन हमारा डज नॉट, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती, तो इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, ये तो ऐसे ही बाहर है, राइट। इसको तो आपको काट देना है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, ये नहीं करती पार्टिसिपेट, राइट। ये लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करती है पर इंपीचमेंट में नहीं करती पार्टिसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। अ प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बिल्कुल नहीं, प्लानिंग कमीशन तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या यूं कहें थी। अब तो प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, राइट। नीति आयोग से रिप्लेस हो गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। तो प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी प्रेसिडेंट तभी बना सकते हैं जब कोई एक हाउस सेशन में ना हो। देखते हैं आगे स्टेटमेंट को, हालांकि स्टेटमेंट सही है लेकिन हम अगले ऑप्शंस को भी एनालाइज करेंगे। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर्स। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नो मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, राइट। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑल स्टेट की बनती है। जी नहीं, गलत बात है। जब अभी तो बनती नहीं है, जब बनती थी तो कौन इसमें होते थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो ये बात भी गलत है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2022 का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। अब आप सोचेंगे यस, बात तो सही है, ऐसे ही तो होता है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। कैच क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, ऐसे होता तो है, पर ये क्लासिफिकेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने की है? तो जी नहीं, नो। तो ये आया कहां से? ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन
या फिर ट्रेडिशन है। ये बात कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है कि मिनिस्टर्स की क्या रैंक होगी। सिर्फ क्या शब्द मेंशन है? यूनियन काउंसिल ऑफ या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिर्फ ये मेंशन है। तो अगर हमने थोड़ा भी क्वेश्चन को एक वर्ड भी पढ़ने में अगर स्किप किया तो पूरा ऑल्टर मीनिंग हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द टोटल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total number of members in the लोकसभा। यानी वो 15% ऑफ द लोकसभा से एक्सीड नहीं करेंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यानी मेंबर्स ऑफ कैबिनेट को कैप कर दिया गया है, राइट। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 2 ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा का मतलब क्या हुआ? वो पावर्स जो राज्यसभा से शेयर्ड नहीं है, नॉट शेयर्ड विद राज्यसभा। देखते हैं सबसे पहला, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी को रेटिफाई करना। तो जी नहीं, ये तो राज्यसभा भी करती है। इनफैक्ट जब लोकसभा ना हो और सिर्फ राज्यसभा हो तो राज्यसभा में ही उसको पास किया जाता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी अविश्वास प्रस्ताव। तो जी हां, ये बात सही है। इनफैक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये कैन ओनली बी टेबल्ड इन लोकसभा। ये राज्यसभा में आ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुमत तो सिर्फ लोकसभा में ही चाहिए होता है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले समझा ना कि लोक प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों को काम करना होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज 13 का क्वेश्चन है। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बात सही है। कहां लिखा है ऐसा? तो ऐसा लिखा है आर्टिकल 75 में, राइट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर। आप ऐसा सोचेंगे लिखा है, पर सच ये है कि ये बात गलत है। और वहां क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि पार्लियामेंट को। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात सही है। जी हाँ, जनरल बात है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। जी हाँ, ये बात भी सही है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे। और कुछ लेजिस्लेशंस तो ऐसे होते हैं जिनमें प्रायर परमिशन चाहिए होती है, जैसे कि मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये सब प्रेसिडेंट को पता होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ए इनकरेक्ट होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कहां होंगे? लोकसभा में होंगे। तभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आता है? लोकसभा में आता है, राइट। तो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक सबसेट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कौन सी बात ठीक है? आइए देखते हैं। A minister who is a member of House of Parliament has the right to speak and take part in proceedings of the other House of Parliament but can vote in both the houses। मतलब एक मंत्री जो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर है, वो दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट कैन वोट इन बोथ द हाउसेज। जी नहीं, ये बात गलत है। वोट नहीं कर सकता है, पार्टिसिपेट तो कर सकता है, बट वोट किसमें करेगा? जो उसका अपना हाउस होगा, इसलिए गलत है। देयर इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात भी बिल्कुल गलत है। इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की नहीं होती। कहां होती है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में होती है। यूके में मिनिस्टर्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइदर। तो दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारे ऑप्शंस को समझना होगा, क्योंकि अगले साल इन्हीं ऑप्शंस में से ही क्वेश्चन बनेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। 21 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ ये भी सही है, ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्या होता है? यानी सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज और प्राइवेट सेक्रेटरीज और डिफरेंट मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज काम करते हैं, तो जी हाँ ये भी पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट, जी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते, राइट। वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट तभी बनते हैं जब प्रेसिडेंट की एब्सेंस हो, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट तो लेजिस्लेचर का भी पार्ट नहीं होते, लेजिस्लेचर का भी पार्ट नहीं होते, राइट। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3। इंडिया में क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर आपको एग्जीक्यूटिव में रहना है तो आपको लेजिस्लेचर में रहना ही होगा। आइए आगे देखते हैं। Consider the following statements. The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of government of India and for allocation among ministries of the said business. तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल बना सकता है। All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. क्या बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया में डी ज्योर यानी ऑन पेपर हेड होते हैं प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और डी फैक्टो यानी प्रैक्टिकल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी जितने भी लीगल वर्क होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, बट एक्चुअली करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जैक्ट फ्रेज है, इसलिए ए करेक्ट होगा, बी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 18 का क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। क्या स्टेटमेंट सही है? तो चेयरमैन तो मेंबर नहीं होते हाउस की, सही बात है। डेप्यूटी चेयरमैन, जी नहीं, स्टेटमेंट गलत है। डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के मेंबर होते हैं, राइट, गलत है। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा, वहीं अंदर के ही मेंबर होते हैं, राइट। अभी वर्तमान में कौन है, आप नाम बताइए उनका, नेम एंड पार्टी, वो किस पार्टी के हैं, ये दोनों चीजें कमेंट करके बताइए। जो वर्तमान में भी डिप्टी चेयरमैन है उनका क्या नाम है, वो किस पार्टी से है। While the nominated members of two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have to right to vote in the election of the vice president. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो वापस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो उसी राष्ट्रपति को वोट देंगे जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया है। तो ये सही बात है, ये एक तरह से कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देंगे? जी हाँ बिल्कुल देंगे। वाइस प्रेसिडेंट से क्या लेना देना है, राइट। वो तो ना एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो बी ओनली विल बी द करेक्ट। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है। आपको ये नहीं सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, उससे पहले देखना है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि नहीं। 97 का क्वेश्चन है, हम इतने पुराने क्वेश्चंस भी आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप थीम्स को अच्छे से समझ पाए। मूविंग अहेड, स्टेटमेंट 1, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कहां लिखा गया है? अब लिखा गया तो कोई आर्टिकल में लिखा गया होगा। ये लिखा गया है आर्टिकल 59 में, ऐसा मेंशन है कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। यानी पार्लियामेंट को माना जाएगा प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट माना जाएगा। क्या बात सही है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, कहाँ कहा गया है, ये तो चाहिए ना भाई, कहाँ कहा गया है। तो कहा गया है आर्टिकल 79 में कहा गया है कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट मिलाकर पार्लियामेंट कंप्लीट होगी, परंतु प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होंगे, ये कहा गया आर्टिकल 59। सिंपल, आगे चलते हैं। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप सोच रहे होंगे कि कैसे याद होगा, पर बार बार रिवीजन करने से वो माइंड में बैठ जाएगा। नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन है, with reference to the president of India, consider the following statements.
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट टू बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम। यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया की, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि डी फैक्टो हेड तो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट डी ज्योर यानी ऑन पेपर हमारे हेड कौन है? तो प्रेसिडेंट है। तो वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। जी नहीं, ये बात गलत है। इनफैक्ट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो दोबारा बने थे और बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। री इलेक्शन के लिए बहुत सारे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट आए भी हैं। नो पर्सन shall be eligible for election as president unless he has completed the age of 30 years. राइट, तो बहुत सिंपल है, हमें मालूम है 30 नहीं है, एक्चुअली क्या है? 35। राइट, तो ये भी गलत है। ऐसा कहाँ लिखा गया है कि वो एलिजिबल हैं करने के लिए? तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन है। राइट, हेंस करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट 21 का क्वेश्चन है सीपीएफ का। The president is bound by the recommendation and decisions of the council of ministers and cannot send it for reconsideration. यानी एक बार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट ने रिकमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाउंड है। ऐसा कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जो कि 1976 में आया और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया कि आपको मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही चलना है, और बाउंड इट। फिर क्या हुआ? फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप बाउंड नहीं हैं, आप एक बार रिकंसिडर करने के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा फिर से ही आया तो आपको मानना ही होगा। राइट, तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? क्या बाउंड है? जी नहीं, बाउंड डायरेक्टली इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट कैन सेंड द रिकमेंडेशन एंड डिसीजन फॉर रिकंसिडरेशन, बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वही डिसीजन को फिर से चुना, फिर से रिट्रेट किया, तो प्रेसिडेंट बाउंड है सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। The advice tendered by the ministers to the president cannot be inquired into any court. जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और ये आर्टिकल 74 में क्लियरली मेंशन्ड है कि एडवाइस जो मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे वो नॉन जस्टिफिकेबल होगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी 2 ओनली। आगे चलते हैं। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपर हाउस से बिलोंग करते हैं, कैसा हुआ है कभी? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो अपर हाउस में ही थे, असम से राज्यसभा के मेंबर थे। राइट, तो अपर हाउस में ही थे। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस, बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाउस में कर सकते हैं। ही कैनॉट स्पीक ऑन बजट इन द लोअर हाउस, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल स्पीक कर सकते हैं, किसी भी हाउस में जा सकते हैं। ही कैनॉट वोट इन हिज कोalition फेवर इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपर हाउस से हैं तो वो अपनी ही सरकार के अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वोट वो सिर्फ अपने ही हाउस में दे सकते हैं, और अपर हाउस में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जाता ही नहीं है। He must become a member of lower house within 6 months after being sworn in as a prime minister. तो ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। ये प्रथा कहाँ है? ये प्रथा यूके में है कि विद इन 6 मंथ्स आपको यूके का जो लोअर हाउस है उसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और अपर हाउस को यूके में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यूके में क्या है, आपको विद इन 6 मंथ्स हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनना होगा, लोअर हाउस का मेंबर बनना होगा। इंडिया में क्या है कि विद इन 6 मंथ्स आपको
लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा, यानी आप किसी भी हाउस में आए पर हाउस में आइए, राइट। आगे चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बाय, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटा सकते हैं? ए रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट एग्रीड टू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कैबिनेट सिर्फ हटा सकती है, तो बिल्कुल भी गलत बात है, कैबिनेट नहीं हटा सकती, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मस्ट बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, ये राज्यसभा में इनिशिएट होगा, राज्यसभा इनिशिएटेड होगा, और लोकसभा इसको इनिशिएट नहीं कर सकती। ऐसा कहां है? तो ऐसा आर्टिकल 67 में लिखा गया है कि केवल इसको राज्यसभा ही इनिशिएट करेगी। और राज्यसभा में क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? तो मेजोरिटी ऑफ ऑल करेंट मेंबर्स, राइट। और ये चाहिए हमें राज्यसभा में। और लोकसभा में हमें क्या चाहिए? लोकसभा में हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या हुआ? प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हुआ? टोटल सीट्स माइनस वैकेंसी का 50% एंड +1, राइट। यानी अगर टोटल मेंबर्स 233 हैं और मान लेते हैं 3 सीट्स अगर वैकेंट हैं तो 230 हुआ, तो 230 में मेजोरिटी चाहिए, राइट। यानी कि 116 मेंबर्स चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग से काम नहीं चलेगा। बेस्ड ऑन वोटिंग बाय कॉलेजियम ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर, स्पीकर का इसमें कोई भी रोल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बोधी राइकल की तरफ से। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रेसिडेंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर डिसॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए ही तभी जाते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ताकि बस रूटीन वर्क चलता रहे और जल्दी से अगले इलेक्शन की तैयारी हो जाए। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस मेजॉरिटी, तो क्या प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर से ही उसको डिसॉल्व कर देंगे? जवाब है नहीं। अगर मेजोरिटी लॉस होती है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अल्टरनेट ऑप्शंस को सर्च करेंगे। अगर अल्टरनेट ऑप्शंस भी नहीं मिलते हैं तो फिर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए जब रिकमेंड किया जाएगा तभी डिसॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस नहीं करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा लीड्स टू लैप्स ऑफ ऑल पेंडिंग बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स, तो क्या ये बात सही है कि ऑल पेंडिंग बिल्स लैप्स हो जाते हैं? तो नहीं, जो बिल पास हो गए हैं दोनों से वो लैप्स नहीं होते। और जो राज्यसभा में आया लेकिन लोकसभा एग्री नहीं की, राज्यसभा से पास हो गया, वो भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट मनी बिल्स, तो जी नहीं, मनी बिल्स भी लैप्स हो जाते हैं, राइट। हेंस ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है क्या है? गलत है। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर वर्ड क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The president can seek information related to the administration proposal for legislation from any union minister. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, वो किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अ constitutionally bound to furnish information sought by the president. Constitutionally bound है, बिल्कुल constitutionally bound है, there is no doubt about it, क्योंकि constitutionally appointed है प्राइम मिनिस्टर by president. Next is the president can preside over the meetings of union cabinet wherever he deems fit. No, प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट के मेंबर नहीं है। यूनियन कैबिनेट को कौन प्रिसाइड करता है? यूनियन कैबिनेट प्रिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं। तो यहां करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इमीडिएटली एंड विदाउट डिले, यानी इमीडिएटली एंड विदाउट डिले एक्सेप्ट करना है। इज दिस लाइक? नो, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड का मतलब क्या है? कि इमीडिएटली विदाउट डिले। क्या कोई टाइम लिमिट है? जी नहीं। क्या बाउंड है? बिल्कुल बाउंड नहीं है। इनफैक्ट क्या होता है?
वो उसी को बोलते हैं कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट चलाइए। नेक्स्ट देखते हैं, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो भंग हो जाएगी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर हेडेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हटे पूरी काउंसिल भंग हो गई। तो क्या लोकसभा भी भंग हो गई? बिल्कुल नहीं, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भंग हुई है। A prime minister who has resigned may continue in the office until the president of India appoints a successor and makes alternative arrangement। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और ये तब तक ही होता है जब तक कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट ना हो पाए। इस समय कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाते, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो रूटीन वर्क्स को करती है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमने जस्ट कुछ स्लाइड पहले देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कर दिया था? एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया था। लेकिन बाद में फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो बाइंडिंग हट गई। अब क्या हो गया? एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं। प्रेजेंट में ये स्टेटस है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वंस। यस, बिल्कुल सही बात है। ये कहां से आया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th 1978 में आया, वहां से आया। Even after such reconsideration, if the President of India can take a decision contrary to advice received from the Council of Ministers, no. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से कॉन्ट्रेरी एक्शन नहीं ले सकते। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर फिर से वही एडवाइस टेंडर की गई तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, राइट? So P will be the correct option. 2 statements are correct. Statement number 3 is incorrect. Next देखते हैं, consider the following statements. The president can promulgate an ordinance when at least one house of the parliament is not in session. यानी जब एक हाउस सेशन में नहीं है, केवल तभी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों हाउस सेशन में हैं तो क्या जरूरत है ऑर्डिनेंस लाने की? फिर तो नॉर्मल लेजिस्लेशन आना चाहिए। An ordinance promulgated by president can be challenged in a court only on grounds of procedural irregularity। यानी एक ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट किया गया है प्रेसिडेंट से, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के कॉन्सेप्ट पर ही कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑर्डिनेंस इज जस्ट अनदर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, राइट? तो वो सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं, मल्टीपल ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। ओनली वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following statements. The vice president can be appointed as acting president for a maximum period of 6 months without requiring a presidential election। कि वो 6 months तक कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, 6 months is the limit। विद इन 6 months इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। The constitution provides that acting president enjoys the same powers and immunities as the elected president। yes, बिल्कुल सही बात है। जब भी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट नाउ शिफ्टेड टू द प्रेसिडेंट्स रोल, तो उनको वो सारी पावर और सारी इम्यूनिटीज जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं वही मिलेगी। इनफैक्ट वो सेम सैलरी भी ड्रॉ करेंगे जो प्रेसिडेंट को मिलती है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, ये 2011 का क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट में डिले एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन डूइंग सो प्रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी। क्या प्रेसिडेंट डिले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसने यहां बोला है व्हेन डूइंग सो प्रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, बिल्कुल कर सकते हैं। Because the constitution allows the president to exercise independent executive power without ministerial advice। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस कोई काम कर सके। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात गलत है।
इसको प्रेसिडेंट की कौन सी पावर कहा जाता है? वीटो पावर। और पर्टिकुलरली इसको क्या बोलते हैं? इसको पर्टिकुलरली बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट में रख लिया है। ऐसा क्यों कर लिया है? क्योंकि बिना मिनिस्ट्रियल एडवाइस के वो सारा काम कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर उनको हमेशा मिनिस्ट्रियल एडवाइस पे ही एग्जीक्यूट करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली वन स्टेटमेंट, राइट। सिंपल है दोस्तों, बार बार रिवाइज करते रहें और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और रिवीजन के लिए इसको 2 बार 3 बार जरूर देखें, और अपनी बुक रीडिंग को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बुक रीडिंग या आपके जो नोट्स हैं, नोट्स रीडिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये स्लाइड्स आपको मदद करेंगी रिवीजन करने में, लेकिन रीडिंग को कंटिन्यू रखना है। तो कोई अगर डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर दें। वी आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन फ्रॉम यू। टिल देन, स्टे कनेक्टेड।